नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु आकार। किसके बारे में? जो आवर्त सारणी में हमारा जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, आवर्त सारणी के गुणधर्म जो हैं उनकी बातें कर रहे थे। अर्थात तत्वों में आवर्तता जो है, जो हमने विद्युत ऋणता के बारे में बात की, संयोजकता के बारे में बात की, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या से संबंधित ही एक और गुण पढ़ते हैं, वो है परमाणु आकार। परमाणु आकार की बात करते हैं आप। तो परमाणु आकार जो है वो किसे कहेंगे, क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु का आकार निकालना, सिंगल परमाणु का जो आकार निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो परमाणु, क्योंकि जो परमाणु जो होता है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो परमाणु को या तो किसी अणु के रूप में उसका आकार निकाल सकते हैं अपन। तो अगर परमाणु का आकार निकालना है तो परमाणु के आकार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे परमाणु सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे। उसके बाद में वैन डर वाल्स, वैन डर वाल्स त्रिज्या, ये दो चीज़ों के आधार पर किसको समझाएंगे हम, परमाणु आकार को समझाएंगे। और भी होती है जैसे धात्विक त्रिज्या है ना। तो जो सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे सबसे पहले, इनके आधार पर क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि सिंगल परमाणु जो है उसका आकार निकालना क्या है, इम्पॉसिबल। क्योंकि परमाणु जो है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो अणुओं के रूप में ही पाया जाता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहा जाता है, तो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, जब दो समान परमाणु, कौन, जब दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। तो दोनों परमाणुओं के, तो दोनों परमाणुओं के नाविकों के मध्य दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है या कहलाती है। देखना इधर, तो सहसंयोजक त्रिज्या अगर दो समान परमाणु हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, क्लोरीन की बात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। सपोज करो एक परमाणु हमारे पास ये है और दूसरा परमाणु जो है सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, यही परमाणु, दूसरा ये है। तो ये मान लेते हैं अपन Cl2 अणु की बात कर लेते हैं। तो इसका ये नाविक है और इसका ये नाविक है, और ये जो है ये कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर सहसंयोजक बंध। तो इन दोनों परमाणुओं के नाविक के मध्य की दूरी का आधा, अगर इसके मान को अपन क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी,
सहसंयोजक त्रिज्या। मेरी बात समझ में आई क्या? सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब जब दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो दोनों परमाणुओं के नाविक के बीच की दूरी का आधा जो है वही क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। ये भी तो क्या सहसंयोजक त्रिज्या ही होगा तो ये और ये दूरी क्या दोनों क्या होगी? सेम होगी। तो ये अगर अपन ने बात की थी किसकी? परमाणु त्रिज्या की बात की थी। तो परमाणु त्रिज्या अपन ने किस प्रकार परिभाषित किया था कि किसी भी परमाणु जो है उस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और नाभिक के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या तो ये थी यहाँ से यहाँ तक, परंतु सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे? कि जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो सहसंयोजक बंध के निर्माण जो है दो परमाणुओं के मध्य होगा और दोनों परमाणुओं के नाविकों के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर? तो अगर अपन सहसंयोजक त्रिज्या जो है इसको किससे दर्शाते हैं अपन? कोवलेंट, तो RC से दर्शा दे। तो ये हो गया सहसंयोजक त्रिज्या। तो दोबारा देखते हैं कि जब दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं और तो दोनों परमाणुओं के नाविकों के मध्य की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। अगर अपन बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की तो आकार जितना बड़ा होगा, जैसे मान लो आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में अपन वर्ग में कहाँ जाएंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ आकार जो है वो क्या होगा? आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। तो बताओ सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि दो बड़े परमाणु जो होंगे तो बड़े परमाणु जब आपस में जितने पास आएंगे तो जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा और सहसंयोजक बंध के निर्माण के बाद में और यही की चीज अगर देखें तो आगे जाके यही क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई कहलाती है। नहीं कहलाती है? दोनों नाविकों के बीच की दूरी जो बंध बन रहा है। तो सहसंयोजक त्रिज्या की बात की अपन ने तो सहसंयोजक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आकार का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या तो आवर्त तो यहाँ पर जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। तो ये सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में था। अगर आवर्त में बात करते हैं अपन इसी चीज को अपन किस में बात करें? आवर्त में कहाँ जाएंगे? बाएं से दाएं। किधर जाएंगे? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब बाएं से दाएं जाएंगे मान लो तो आकार जो होगा वो क्या होगा? आकार कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसका मान क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है अर्थात नाभिक पर आवेश बढ़ता है और आकार छोटा होता है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जितना छोटा होगा उतना ही सहसंयोजक त्रिज्या जो आकार जो है सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो भी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक जो आता है परमाणु आकार से वो है वैन डर वाल त्रिज्या। तो अपन इसमें इसी टॉपिक में दूसरी बात करते हैं अपन वैन डर वाल त्रिज्या की। इधर लिख देता हूं मैं इसको। तो यहां अपन करते हैं वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल्स त्रिज्या
अब देखो यहाँ पर वंडरवाल त्रिज्या का मतलब क्या होगा कि कोई भी परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो वंडरवाल फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा? अणुओं के मध्य लगेगा। किसके मध्य लगेगा? अणुओं के मध्य। अर्थात जब बहुत सारे अणु एक साथ हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा, और बल के कारण वो एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे, और पास इतने आएंगे कि वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं हो। अगर ज्यादा पास आ गए इसका मतलब क्या होगा? वो प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाएंगे। तो वंडरवाल त्रिज्या का मतलब जो अणु जो है ये कहाँ लग रहा है? अणु, और मान लो सपोज करो एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। अब देखो ये अणु कहाँ आया? पास में आया। इस अणु के आया नहीं, जितने पास में आ सका आया। तो इस कंडीशन में दोनों परमाणुओं के जो अणु जो हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी ये अरे है या नहीं है? ये तो ये दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, दोनों नाभिकों की बीच की दूरी का आधा मान, तो ये मान जो है यही क्या कहलाएगी? वंडरवाल त्रिज्या। अर्थात दो अणुओं के बीच के परमाणुओं के बीच जो दूरी जो है, दो अणु जो है, ये भी अणु है और ये भी अणु है, दो अणुओं के जो पास के जो नाभिक परमाणु जो हैं उन परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। यहाँ पर ये अणु जो है आपस में वैसे नहीं जुड़े हैं, कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, ये केवल वैसे ही क्या अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के पास में आते हैं। तो ये जो इस कंडीशन में जो ये दूरी जो होगी परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, और ये दूरी क्या कहलाएगी? वंडरवाल। और इसके मान का आधा क्या कहलाएगा? वंडरवाल त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वंडरवाल त्रिज्या। तो इसको अपन लिख सकते हैं आरबी से। तो बताओ वंडरवाल त्रिज्या जो है उसका मान ज्यादा होगा या सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्यादा होगा? तो देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये रहा, तो इसका मान आधा था यहाँ से, था या नहीं? जबकि इसमें दोनों नाविकों के बीच की दूरी का क्या होता है? तो यहाँ पर नाविक पास में आए, यहाँ पर तो क्या है, ये अणु पास में आकर इन्होंने क्या किया? सहसंयोजक बंध का निर्माण किया। जबकि यहाँ पर परमाणु जो है वो अणु जो है वो पास में आए और उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो उस कंडीशन में दो अणुओं के परमाणुओं के बीच की नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। तो इस कंडीशन में अपन को साफ पता चल रहा है कि अगर यहां तक होता जब तो ये वंडरवाल त्रिज्या के बराबर होता, परंतु ये कहां तक है? ये तो यहां तक है पूरा, और ये जो आ रहा है ये यहां से भी कम हो गया, नहीं हो गया कुछ मात्रा में। तो वंडरवाल त्रिज्या जो है उसका मान क्या होगा? वंडरवाल त्रिज्या का मान ज्यादा होगा किससे? सहसंयोजक त्रिज्या के मान से। बात समझ में आ गई है क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अणु जो परमाणु भाग ले रहे, वंडरवाल त्रिज्या जो है उसमें क्या होगा? अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है बिना फिजिकल कांटेक्ट के, दो अणु जो है उनके बीच में एक फोर्स के द्वारा वो आपस में बंधे हुए हैं और इतने नजदीक आएंगे कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं लगे। अगर ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगे और वो दूर दूर चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में दो पर जो जितने पास में आ सके अणु, तो जितने पास में अणु आए तो उस कंडीशन में दो परमाणु जो हैं उनके बीच की नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? वंडरवाल त्रिज्या कहलाएगा। जबकि सहसंयोजक त्रिज्या में क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिजिकल
कांटेक्ट हुआ है, अर्थात जो समान परमाणु जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का समान साझा किया और इलेक्ट्रॉनों का समान साझा करके कौन सा बंध का निर्माण किया, सहसंयोजक बंध का क्या किया, निर्माण किया। और सहसंयोजक बंध का जब निर्माण होता है तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, और लैपिंग होती है यहाँ पर। तो ये क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो इस सहसंयोजक बंध जो है उसके मान का जो आधा है, अर्थात इस कंडीशन में सहसंयोजक बंध के मान का आधा मान क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो ये थी, अगर इनकी अपन ने बात करेंगे तो वैन डर वाल त्रिज्या और और उसकी सहसंयोजक त्रिज्या की, तो ये अपन आकार के ऊपर डिपेंड है सीधा ही। तो आकार कैसे बढ़ेगा, अगर वर्ग जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या होगा, तो इस तरीके से वैन डर वाल त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा और सहसंयोजक त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा। क्लियर। तो ये दो टॉपिक थे अपने परमाणु आकार से रिलेटेड, जो समझाया जाता है परमाणु आकार को इन्हीं के आधार पर। एक और होता है धात्विक त्रिज्या, अर्थात धातु के जो क्रिस्टल होते हैं उन धातु के क्रिस्टल में जो परमाणु अणु जो होंगे उन अणुओं के बीच में दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, से धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। तो ये थी वैन डर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। वैन डर वाल त्रिज्या का मान जो है वो ज्यादा होता है किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से। क्लियर। अब इसके आगे अपन बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कौन सा आएगा आगे, जो धात्विक और अधात्विक गुण जो हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो है वो है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म की बात करते हैं आवर्त सारणी में। तो धात्विक गुणधर्म का अगर अपन बात करते हैं, धातु जो होते हैं किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वही उसका क्या गुण कहलाएगा, धात्विक गुण, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। धात्विक गुण में क्या हो जाएगा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक गुण कहलाता, धात्विक गुण है। जबकि अधात्विक गुण धर्म की बात करते हैं, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अधात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से त्याग दिया जाता है तो उसमें कौन सा गुण ज्यादा रहेगा, धात्विक गुण ज्यादा रहेगा। अगर अपन इसको थोड़ा सा आकार से वो करते हैं, अगर किसी परमाणु जो है उसका आकार जितना क्या होगा, बड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देगा, त्यागेगा नहीं, त्यागेगा, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। ये मान लो नाभिक है, तो अगर बाह्यतम कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो
तो एक तो डिपेंड करेगा आकार के ऊपर, किसके ऊपर, आकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर किसी भी परमाणु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से त्याग देगा। एक डिपेंड करेगा उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात बाह्यतम कोश जो है उसमें अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है तो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, धात्विक गुण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाएगी, धात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करेगी। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु कब आसानी से त्याग देगा, एक तो बाह्यतम कोश के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाह्यतम कोश में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो जैसे वर्ग फर्स्ट की बात करते हैं, वर्ग फर्स्ट, तो वर्ग पहला वर्ग जो है उसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो क्या है, इसको तो कहीं भी नहीं मानते। हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है, लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम। तो ये सारे किसके वर्ग हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 11, यहाँ पर 19। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, उसके बाद में सोडियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और इसकी अगर बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो बताओ इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर इनको अपना अष्टक पूर्ण करना है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है तो इनको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा अपने स्थायित्व के लिए। तो ये अक्रिय गैस विन्यास क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से त्याग देंगे। ये बात समझ में आ गई क्या। तो एक तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, धात्विक गुणधर्म बाह्यतम कोश में किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दूसरा उसका आकार, आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, अगर अपन इन दोनों के गुणधर्म में किसकी बात करें कि इन दोनों में किसके में धात्विक गुणधर्म अधिक है, तो सीधी सी बात है इसका। क्यों, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। और आकार बढ़ेगा तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, त्याग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, त्याग किया जाएगा। तो बताओ आकार बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो उतनी आसानी से वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। आकार जितना छोटा होगा नाभिक की पकड़ उतनी ही ज्यादा होगी और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, धात्विक गुणधर्म की। और आकार जितना छोटा होगा धात्विक गुण उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। अब बात करते हैं अपन आवर्त में। तो आवर्त में मैं बाएं से दाएं जाऊंगा। किसकी बात करता हूं, आवर्त की बात करता हूं। तो आवर्त में कहां जाना पड़ेगा अपन को, बाएं से दाएं। और बाएं से दाएं जाऊंगा तो बताओ देखा आकार क्या होगा, आकार का मान क्या होगा, कम होगा नहीं होगा। एक बार अपन लिख के देखते हैं किसका, जो आवर्त जो होगा, जैसे लिथियम, लिथियम के बाद में क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरॉन, बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p1, यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p2, और यहाँ पर 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर 2p4, यहाँ पर 2p5। तो अगर इसकी बात करूँ 1s2 2s2 2p5, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एक कारण तो ये, दूसरा कारण क्या हुआ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है। क्या होगा, आकार घटता है। अब बताओ आकार घटेगा, आकार का मान क्या हो रहा है, घटेगा।
आकार घटता है, घट गया। तो बता प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो ये क्या करेगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्या कर लेगा, ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि अपन ने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करते हैं तो किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपन ने देखा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि इधर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो ये उतनी आसानी से क्या कर ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर किसी परमाणु की बढ़ती है तो उसमें कौन सा गुण आएगा, आधात्विक गुण आएगा। तो बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, अधात्विक गुणधर्म में चेंज हो रहा, नहीं हो रहा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण अधात्विक गुण में बदल रहा है, नहीं बदल रहा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात क्लियर। तो ये धात्विक और अधात्विक गुणधर्म थे। धात्विक गुणधर्म का मतलब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, धात्विक गुणधर्म होंगे। अगर किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उसमें अधात्विक गुणधर्म जो है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अधात्विक और धात्विक गुण अपन ने वर्ग में भी देखा और आवर्त में भी देखा। क्लियर। तो ये थे अपने धात्विक और अधात्विक गुण आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या एवं गुणधर्म जो है, ये चैप्टर अपना क्या हो गया, कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएं क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या किया जाएगा, दोबारा समझाया जाएगा। प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके बारे में बात करें। क्लियर।